हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। इस कहानी में बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, बहुत ज़्यादा ठोकरें हैं, फिर भी यार बंदा रुका नहीं। इस कहानी में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इंसान के बारे में। कहते हैं ज़िंदगी हमारी मनुष्य के हार्ट बीट की तरह होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऊपर अप डाउन होता रहना चाहिए, बट इतना भी अप डाउन होता नहीं रहना चाहिए कि मनुष्य को बीपी हाई हो जाए। इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ इसी तरह था। असफलता इस तरह पीछे पड़ चुकी थी जैसे इंसान के साथ साया चलता है। फिर भी यह बंदा रुका नहीं और ज़िंदगी के लास्ट मुकाम तक लड़ता रहा और अंत में जाकर एक सक्सेसफुल इंसान बना। आज मैं उसी शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इस शख्स का जन्म 1890 ईस्वी में अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीबल कस्बे में हुआ था। जब ये 6 साल का हुआ तो इसके पिता एक्सपायर हो गए। इसके चलते हुए इसके घर की सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर आ गई। इसकी माँ को पास की फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ा अपने परिवार की देखभाल करने के लिए। घर में बड़ा भाई होने के नाते अपने भाइयों बहनों की सारी देखभाल करना इसका काम था। जब इसकी माँ वापस आती तो वह अपने माँ के साथ खाना बनाने में मदद करता था अपनी माँ की। और 7 साल की उम्र में आते आते अपने आसपास के एरिया के जो भी फेवरेट डिश होती है उसको यह बनाना सीख चुका था। जब यह 9 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और सभी बच्चों के साथ अपने दूसरे पति के यहाँ जाकर रहने लगी। इस बच्चे के दूसरे पिता बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म के थे और इन बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत भी करते थे, जिसके चलते बहुत मारा करते थे। 11 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपना घर छोड़कर भाग गया और जाकर एक किसान के यहाँ मजदूरी करने लगा। जब यह 14 साल के हुआ तो टांगे की पेंटिंग का काम करने लगा। 15 साल की उम्र में यह बस कंडक्टर बन गया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अच्छा हुनर न होने की वजह से कोई भी सफलता नहीं मिली। 16 साल की उम्र में कुछ फर्जी कागज बनाकर यूनाइटेड स्टेट आर्मी में सम्मिलित हो गया। 1 साल के बाद जब वहाँ से बाहर निकला तो इन्होंने एक रेल बोर्ड में फायरमैन की जॉब कर ली। नौकरी के साथ साथ इस बंदे ने लॉ करस्पॉन्डेंट का कोर्स भी कर रहा था। 20 साल की उम्र में इस बंदे ने शादी कर ली जेफरॉन किंग से। उसके बाद इनकी नौकरी और जीवन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बीच में ही एक कलीग से फाइट हो गई, जिसके चलते इन्हें अपना कस्बा, अपना जॉब से हाथ धोना पड़ा और इतने दुख की कंडीशन में इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ के चली गई। ये वहाँ पर कुछ टाइम इधर उधर जॉब पे जॉब बदलते रहे। 24 साल की उम्र में यह जो है अपनी वाइफ के साथ अपने माँ के पास रहने के लिए केंटकी वापस चले आए। वहाँ पर इनको एक लाइफ इंश्योरेंस की जॉब मिल गई। लाइफ इंश्योरेंस का जॉब इन्होंने 1 साल तक किया, जो बहुत अच्छे से चलता रहा, लेकिन वहाँ पर भी किसी दिक्कत की वजह से इनको जॉब को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद फेरिबल बोट कंपनी की स्थापना की। इसमें ओशियन नदी में यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाना था। इसका बिजनेस इनका भी बहुत अच्छा ही चल रहा था, लेकिन बीच में इनके माइंड में एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक केमिकल बल्ब की फैक्ट्री डालूँ और केमिकल बल्ब बनाकर बेचूँ। इन्होंने अपनी फेरीबोट कंपनी जो अच्छी खासी चल रही थी उसे बेच दिया और उसके बाद केमिकल बल्ब फैक्ट्री की नींव रखी। केमिकल बल्ब फैक्ट्री भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि दूसरे व्यक्ति इनसे ज़्यादा अच्छे बल्ब और सस्ते दामों में बेचा करते थे। उसके बाद इन्होंने यह अपनी केमिकल बल्ब कंपनी को भी बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो है एक टायर की कंपनी में काम किया सेल्समैन के रूप में। वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको वहाँ पर भी अपना काम छोड़ना पड़ा। 40 साल की उम्र तक इस बंदे ने जॉब पे जॉब बदलता रहा। 11 साल की उम्र में मजदूरी, फिर टांगे की पेंटिंग, बस कंडक्टर, आर्मी में जॉब, रेल बोर्ड में जॉब, लॉ करस्पॉन्डेंट कोर्स में रिटायरमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, फेरीबोट कंपनी, केमिकल बल्ब कंपनी, टायर कंपनी में जॉब। 40 साल की उम्र बीत चुकी थी, फिर भी इस बंदे के जेब खाली। रोड पर आ चुका था, सारे कामों में अभी तक असफल हो चुका था। कोई भी काम, अब तक जितने भी काम किए थे उस काम में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। 40 साल की उम्र बीत चुकी थी। इस बंदे की मुलाकात सेल्स के जीएम से होती है। सेल्स के जीएम इन्हें एक पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति देते हैं जो केंटकी राज्य में होता है। केंटकी राज्य में इन्होंने पेट्रोल पंप बहुत अच्छे से चलाते हैं, लेकिन सेल्स के जीएम की कंपनी में बहुत ज़्यादा घाटा आने की वजह से सेल्स के जीएम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ती है। फिर इस बंदे के पास कोई जॉब नहीं, लेकिन उसी साल के अंत में सेल्स के जीएम ने अपना पुनः स्टार्टअप करते हैं। पुनः इसी बंदे को अपना पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति देते हैं। इस बंदे का नाम था कर्नल सैंडर्स। मैं कर्नल सैंडर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फिर कर्नल सैंडर्स को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति दी जाती है। कर्नल सैंडर्स को ज़्यादा कुछ मुनाफा देना नहीं था, बस कुछ परसेंटेज सेल्स के जीएम को प्रोवाइड करना था।
लेकिन इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से अपने घर का ये काम का जो खर्चा चला सके। अंत में इन्होंने जो अपना बचपन का हुनर था उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने पेट्रोल पंप के पीछे ही अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला ताकि वहाँ पर ड्राइवर और यात्रियों को कुछ खाने को दे सके। देखते ही देखते उसमें से एक फेवरेट डिश इनकी प्रसिद्ध होती चली गई। उस फेवरेट डिश का नाम पूरे प्रांत में फैलता चला गया। फिर इन्होंने उसी पेट्रोल पंप के दूसरे साइड में एक होटल की नींव रखी। होटल का उद्घाटन हुआ ही था, कुछ टाइम बीता तो वहाँ पर बिलबोर्ड या एडवर्टाइजमेंट को लेकर दूसरे होटल मालिक से झगड़ा हो गया, जिसके चलते गोलियां चली और इनके एक अच्छे फ्रेंड की मृत्यु भी हो गई, जिसके चलते इन्हें होटल को बंद करना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने मोटल और रेस्टोरेंट की नींव रखी कुछ टाइम बाद, लेकिन वो भी धंधा ज़्यादा टाइम तक नहीं चला क्योंकि मोटल में आग लग गई, जिसकी वजह से इनका रेस्टोरेंट भी जल के राख हो गया। कुछ टाइम बीता तो इन्होंने तीसरे होटल की नींव रखी। तीसरा होटल जब इन्होंने बनाया तो उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसके चलते ही सेकंड होटल भी ज़्यादा कुछ तरक्की नहीं कर पाया और उसको भी बंद करना पड़ा। फिर इस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, 40 से 60 साल की उम्र के बीच में यही चलता रहा, कुछ भी हाथ नहीं लगा था। 60 साल की उम्र के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने इस फेवरेट डिश को अपने एरिया और विभिन्न रेस्टोरेंट पर जाके हम फ्रेंचाइजी के रूप में काम करें, फ्रेंचाइजी दें लोगों को। फिर उन्होंने अपने गाड़ी में प्रेशर कुकर रखा, अपनी वाइफ के साथ अमेरिका और कनाडा के विभिन्न प्रांतों में घूमने के लिए निकल चुके और अपनी फेवरेट डिश का प्रचार करने के लिए भी। इन्होंने शुरुआत में विभिन्न होटलों पे बात की, बहुत सारे होटलों पे बात की, सारे होटलों मालिकों को अपनी फेवरेट डिश खिलाना चाहा, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट का मालिक जो है इनका प्रस्ताव लेने से इनकार कर दिया। शुरुआत में होटल 1009 बार जितने भी होटल के ऑनर से मिले सभी होटल के मालिक ने इनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। अंत में जब 1009 बार जब इन्होंने एक होटल मालिक से मिला तो उस होटल मालिक ने सैंडर्स से इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए मान गए। इन्होंने जो है फ्राइड चिकन की सबसे पहली फ्रेंचाइजी भेजी जिसका नाम KFC था, केंटकी फ्राइड चिकन। इन्होंने पहले शुरुआत में फ्राइड चिकन के नाम से ही बेचते थे, लेकिन केंटकी राज्य में होने की वजह से उसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन यानी शॉर्ट फॉर्म में KFC रख दिया। KFC की सबसे पहली फ्रेंचाइजी इन्होंने 1008 बार असफल होने के बाद 1009वीं बार इन्होंने पहली फ्रेंचाइजी बेची। देखते ही देखते दूसरे होटल मालिकों ने भी फ्रेंचाइजी इनका लेना शुरू कर दिया। इनका धंधा अच्छा खासा चलने लगा। फिर ये केंटकी राज्य वापस चले आए और वहाँ पर जो है इन्होंने एक चौथे होटल की नींव रखी। चौथा होटल केंटकी और फ्लोरिडा राज्य के बीच में था, जो एक मेन हाईवे था। वहाँ पर इनका होटल में लगभग 200 से 300 चेयर थी, जहाँ पर ड्राइवर यात्री बहुत अच्छे से इनके KFC का अच्छा से स्वाद ले सकते थे। देखते ही देखते इनका होटल अच्छा खासा तरक्की करने लगा था। कुछ टाइम बाद एक आकस्मिक समस्या आ गई। समस्या ये आई कि जो केंटकी से फ्लोरिडा जाने वाले रास्ता इनके होटल से 7 किलोमीटर पहले ही मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इनके होटल की लोकेशन खराब हो गई। अब इन्हें अपना होटल बहुत ही सस्ते दामों में बेचना पड़ा। अब या फिर एक बार रोड पे इनके पास कुछ नहीं है। उस होटल को बेचने के बाद इनके पास सिर्फ $105 थे और जिसके चलते इन्होंने अब सोचा कि अब ज़िंदगी में क्या करें। फिर इन्होंने अपना कुछ प्रेशर कुकर अपनी गाड़ी में रखा, अपनी वाइफ के साथ फिर विभिन्न प्रांतों में निकल चुके थे अपनी KFC की फ्रेंचाइजी बेचने के लिए। जिस भी होटल पे ये पहुंचते उसके होटल मालिक से बात करते, उस होटल मालिक को उनका प्रस्ताव पसंद आता तो उस होटल मालिक को अपनी फ्राइड चिकन KFC को बनाकर खिलाते। अगर उसके मालिक को उसका स्वाद पसंद आता तो वहाँ पर रुक कर उनके कस्टमरों को भी या KFC बनाकर खिलाते। जब उनके कस्टमरों को यह पसंद आ जाता तो उस इंसान से, उस मालिक से अपनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए बोलते। इस तरह इन्होंने राज्य से राज्य बदलते रहे और अपनी फ्रेंचाइजी बेचते रहे। 75 साल की उम्र में इनके 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी इन्होंने बेच चुके थे। इनकी फ्रेंचाइजी UK, जमैका बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी। इस तरह KFC की सबसे फर्स्ट फूड चेन पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित हुई। दुनिया में सबसे पहली फ्रेंचाइजी फूड चेन KFC की ही थी और देखते ही देखते 1964 में इनके पास 48 देशों में 6000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी बिक चुकी थी।
और 1964 में इन्होंने अपनी केएफसी की ब्रांड केएफसी को $2 मिलियन में एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया और आजीवन उसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे और 90 साल की उम्र में ये इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था। कर्नल सैंडर्स कोई कर्नल नहीं थे, बल्कि केंटकी राज्य के गवर्नर को जब इनकी केएफसी का स्वाद बहुत पसंद आया था तो सैंडर्स को बुलाकर उन्हें कर्नल की उपाधि दी थी और कर्नल की उपाधि देने की वजह से कर्नल सैंडर्स ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने केएफसी के ब्रांड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसकी वजह से कर्नल सैंडर्स जो है वाइट कोट पैंट पहनते थे और कर्नल की तरह दिखे, इसीलिए इन्होंने अपने बाल को भी सफ़ेद करवा रखा। इनके बायोग्राफर ईडी पीस कहते हैं कि कर्नल सैंडर्स का बर्ताव औरतें के साथ अच्छा नहीं था। ये किसी भी इंसान से अगर बात करते तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज में बात करते, जिसके चलते ही बिलबोर्डिया एडवर्टाइजमेंट को लेकर दूसरे होटल मालिक से मारधाड़ हुई और गोलियां भी चली। इसी के चलते इनके एक साथी की मृत्यु भी हो गई। लाइफ इंश्योरेंस में भी बॉस के साथ इनकी फाइट ही हुई थी, जिसके चलते इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी। इससे पहले रेल बोर्ड में जब वे फायरमैन की जॉब कर रहे थे वहाँ पर भी फाइट ही हुई थी, गाली कुछ फाइट हुई, जिसके चलते इन्होंने वहाँ पर जॉब से निकाल दिए गए। दोस्तों, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया। मेरा मतलब ये नहीं था इनका कमियों को बताना का मतलब मेरा ये था कि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी यह बंदा अपने काम पर लगा रहा। इस बंदे ने लगातार असफल होने की वजह से फिर भी अपने काम में लगा रहा और एक सकारात्मक रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इसी बात को टोनी रॉबिन्स कहते हैं पर्सनल पावर। उनका कहने का मतलब है ज़िंदगी में अगर कितनी भी डिसएडवांटेज क्यों ना हो, अगर हम अपने काम में लगातार लगे हैं तो हम एक सकारात्मक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर्सनल पावर आपके अंदर तभी जनरेट हो सकती है जब आप अपने डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट कर सको। जब तक आपका डिज़ायर एक बर्निंग डिज़ायर में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक आप पर्सनल पावर का यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनल पावर का मतलब हुआ कि अपने अंदर एक ऐसी क्षमता को विकसित कर पाना जो आम इंसान विकसित नहीं कर पाते। हर इंसान के अंदर होती है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। इसी को टोनी रॉबिन्स पर्सनल पावर कहते हैं। पर्सनल पावर का मतलब ये होता है कि पास्ट इज़ नॉट इक्वल टू फ्यूचर। हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर के इक्वल नहीं है। लेकिन एडी पीस कहते हैं यह कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं थे। इन्होंने अपना चलता फिर बिजनेस बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया। इनके कलीग भी इनसे कह रहे थे कि आप इस बिज़नेस को इतने सस्ते मत बेचो, पर इस बंदे ने अपना चलता फिरता बिजनेस $2 मिलियन में ही बेच दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कर्नल सैंडर्स की इस कहानी को आपको आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव कर सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.